हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 7वीं कक्षा भूगोल का लास्ट लेसन रेगिस्तान में जीवन। तो ये लेसन आपके बुक से कवर किया जाएगा। अगर आपको बुक बेस्ड और भी वीडियोस कई और सब्जेक्ट्स में चाहिए, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी में और भी सब्जेक्ट्स में और भी क्लासेस में मैंने अपने चैनल पर डाल रखा है, आप उसे भी देखिए। फिलहाल हम ये शुरू करते हैं। अध्याय 5 में आप पढ़ चुके हैं कि पेड़ पौधे पशुओं के लिए जल ही जीवन है। जहाँ पीने के लिए जल ना हो, मवेशियों के लिए चरने के लिए घास ना हो, फसलों के उगने के लिए जल ना हो, ऐसे स्थान पर कभी किसी जीव के लिए जीवन कठिन होता है। अब हम विश्व के उन स्थानों के बारे में पढ़ेंगे जहाँ लोग अत्यधिक कष्टकारी तापमान में भी जीना सीख चुके हैं। इनमें से कुछ स्थान आग की तरह गर्म हैं तो कुछ बर्फ़ की तरह ठंडे हैं। ये विश्व के रेगिस्तानी क्षेत्र हैं। कौन से वाले? जो बहुत गर्म है। इन क्षेत्रों में कम वर्षा होती है, विरल वनस्पति है, यानी बहुत घनी वनस्पति नहीं है, बहुत दूर दूर कहीं कुछ कुछ लगा होता है, और चरम तापमान होता है। चरम यानी बहुत ज़्यादा तापमान होता है, यानी बहुत गर्म तापमान है। तापमान के आधार पर रेगिस्तान गर्म या ठंडे हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ गर्म ही होते हैं, ठंडे रेगिस्तान भी होते हैं। इन स्थानों में जहाँ कहीं भी थोड़ा बहुत जल उपलब्ध होता है, लोग वहाँ कृषि करने के लिए बस जाते हैं, क्योंकि पानी यहाँ एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ही कम पाई जाती है, क्योंकि बारिश कम होती है, इकट्ठा नहीं हो पाता रेत में। तो जहाँ भी थोड़ा बहुत पानी होता है, वो खालिस्तान होता है, वहाँ आसपास लोग रहने लगते हैं। आइए इधर को देखते हैं, इसमें क्या लिखा है। शब्दावली है रेगिस्तान। रेगिस्तान किसे कहते हैं हम? एक शुष्क प्रदेश है जिसकी विशेषता अत्यधिक उच्च व निम्न तापमान एवं विरल वनस्पति है। तो रेगिस्तान जब कहा जाएगा कि किसे कहा जाता है, तो ये एक शुष्क प्रदेश है, बहुत ही सूखा होता है। सबसे पहली बात है, ये हरा भरा नहीं होता, इसीलिए वहाँ रेगिस्तान कहा जाता है। जिसकी विशेषताएं हैं अत्यधिक उच्च यानी बहुत ज़्यादा तापमान होता है, या फिर निम्न तापमान यानी बहुत कम तापमान होता है, और विरल वनस्पति, घनी वनस्पति, यानी एक के बाद एक पेड़ पौधे यहाँ आपको नहीं दिखाई जाएंगे। कहीं कहीं पर कुछ इस तरह की कटीली झाड़ियाँ जो वहाँ की विशेषताएं होती है, नागफनी वगैरह, ये सब आपको बहुत दूर दूर दिखाई देंगे वहाँ। ठीक है, हम देखते हैं गर्म रेगिस्तान सहारा। विश्व एवं अफ्रीकी महाद्वीप के मानचित्र को देखिए। उत्तरी अफ्रीका के बड़े भूभाग पर फैले सहारा के रेगिस्तान का पता लगाएं। तो ये है विश्व मानचित्र में जो अफ्रीका महाद्वीप है, इसमें ये देखिए, यहाँ ये सहारा मरुस्थल इतना बड़ा एरिया में फैला हुआ है, इतने सारे कंट्री को, इतने सारे देशों को ये कवर कर रहा है, यहाँ तक फैला हुआ है। फिर देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है ये। इतना बड़े, जो इतने कंट्री में फैला हुआ है, तो देख कर ही लग रहा है कि ये बहुत ही बड़ा एक रेगिस्तानी एरिया है। यह लगभग 8.54 यानी 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। क्या आपको याद है कि भारत का क्षेत्रफल 3.2 लाख वर्ग किलोमीटर है? तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो इतना है, और सहारा रेगिस्तान 11 देशों से घिरा हुआ है, जैसे कि मैं बता ही रही थी। अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मॉरिटोनिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया और पश्चिमी सहारा। तो अगर ये अच्छा है कि अगर आप मैप से पढ़ें, और मैप में ये सारे कंट्रीज़ को अगर आप पॉइंट आउट करते हैं, लिखते हैं, तो इससे क्या होता है कि आपको हमेशा के लिए याद रहता है। और ये है टोटल 11 कंट्रीज़। ठीक है, रेगिस्तान के बारे में सोचते हुए समय आपके मस्तिष्क में तुरंत ही रेत का दृश्य उभरता है, परंतु सहारा मरुस्थल बालू की विशाल परतों से ढका हुआ ही नहीं, वरन या वहाँ बजरी के मैदान और नग्न चट्टानी सतह वाले उत्थित पठार भी पाए जाते हैं। ये चट्टानी सतहें कुछ स्थानों पर 2500 मीटर से भी अधिक ऊंची हैं। तो वहाँ ठोस चट्टानें भी हैं, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। ये इस तरह से, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बालू बालू है, यहाँ ठोस चट्टानें भी होती हैं। ये देखिए, कुछ हिस्सा जो भुरभुरी बालू जो होती है, ऐसे हाथ में उठा के आप नीचे सरक जाती है, वैसा है। कुछ इस तरह की चट्टानें हैं, कुछ इस तरह के ये चट्टानी पहाड़ जैसे बन चुके हैं, इतने ठोस हैं। तो ये है सहारा रेगिस्तान की विशेषताएं। ये जो बॉक्स दिए रहते हैं किसी भी पाठ्य पुस्तक में, ये जानना बहुत ज़रूरी है। इनको भी पढ़ा कीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है, इससे आपकी समझ बढ़ती है पाठ के लिए। तो हम ये देखते हैं, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि आज का सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतया हरा भरा मैदान था। सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्रों से ज्ञात होता है कि यहाँ नदियाँ तथा मगर पाए जाते थे। हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, पशु बकरियाँ सामान्य जानवर थे, परंतु यहाँ के जलवायु परिवर्तन ने इसे बहुत ही गर्म और शुष्क प्रदेश में बदल दिया। तो एक समय ऐसा था पृथ्वी में जब यहाँ भी पानी था, और हर नॉर्मल जो इस तरह का ये ग्रीन एरिया है, ऐसा ही यहाँ भी था। लेकिन जब जलवायु परिवर्तन होता है, और जलवायु परिवर्तन के लिए पूरी दुनिया इसीलिए इतनी चिंतित है कि कहीं
आगे आने वाले टाइम पे या तो जलवायु परिवर्तन से इतना होगा कि पूरी बर्फ़ पिघल के ये जो समुद्र है ये इन भूभागों को डुबा देगा, क्योंकि समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा जब बर्फ़ पिघलेगी चट्टान ऊपरी क्षेत्रों की। या फिर क्या होगा, इस तरह से सूखा पड़ के कोई स्थल क्या हो जाएगा, रेगिस्तानी हो जाएगा। तो ये जलवायु परिवर्तन से है। अब हम देखते हैं कि सहारा के अल अजीज़िया क्षेत्र में त्रिपोली लीबिया के दक्षिणी भाग में स्थित है। यहाँ का सबसे अधिक तापमान 1922 में 57.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। तो आप देख लीजिए कि जब गर्मियाँ होती हैं आपके वहाँ कितना जाता है, अधिकतम 40 जाता है या 42 जाता है, तो उससे भी इतना ज़्यादा वहाँ जाता है तापमान। हम देखते हैं कि जलवायु कैसी है। जलवायु है, सहारा रेगिस्तान की जलवायु अत्यधिक गर्म और शुष्क है। ठीक है, ये है गर्म रेगिस्तान। तो फिर हम देखते हैं कि यहाँ की वर्षा ऋतु अल्पकाल के लिए ही होती है। जाहिर सी बात है, बारिश बहुत कम होती है, इसीलिए रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ आकाश बादल रहित और निर्मल होता है। यहाँ नमी संचय होने की अपेक्षा तेज़ी से वाष्पित हो जाती है। जब इतना गर्म होता है कि पानी भी एकदम भाप बन के उड़ जाता है। दिन अविश्वसनीय रूप से गर्म होते हैं, यानी बहुत ही ज़्यादा गर्म होते हैं। दिन के समय तापमान 50 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुँच जाता है, जिससे रेत, नगनी चट्टानें अत्यधिक गर्म हो जाती हैं। इनके ताप का विकिरण होने से चारों तरफ सब कुछ गर्म हो जाता है। रातें जो होती हैं वो बहुत ठंडी होती है, तापमान गिरकर हिमांक बिंदु लगभग 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। तो बच्चों, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रेत ऐसी चीज़ है, जैसे आप देखिए गर्मियों में आप जाते हैं बाहर, नंगे पाँव अगर चले जाते हैं फर्श पे या फिर रोड पे, अगर आप चलते कभी, तो बहुत ही गर्म लगती है वो। क्यों? क्योंकि वो जो चीज़ है उसमें जब धूप पड़ती है तो वो गर्मी अवशोषित कर लेती है, वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। तो इसलिए तापमान और भी ज़्यादा बढ़ जाता है उस एरिया का। ठीक है, और जब रात होती है तो वही चीज़ है, ये रेत या जो रेगिस्तान में है, तो अगर वो रात होती है तो ठंडी होते 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 वो इतनी ठंडी हो जाती है। आपने देखा होगा कि अगर आप अपने घर में जाड़ों के दिनों में नंगे पाँव चलते हैं तो बहुत ठंडा लगता है फर्श। क्यों लगता है? क्योंकि वहाँ जो है वो ठंडक जो है वो अवशोषित हो जाती है। और गर्मियों में जो रोड है या बाहर जहाँ पे लगातार धूप पड़ रही है, वो कोई फर्श है जिस पर लगातार धूप पड़ रही है गर्मियों में, तो आप देखते होंगे आपके पाँव जल जाते हैं बिल्कुल। जब कभी आप मंदिर जाते हैं, कहीं भी जाते हैं नंगे पाँव, अगर आपको चलना पड़ता है तो उससे आपके पाँव जल जाते हैं। तो वो जो चीज़ है, वो पत्थर है, बालू है, कोई भी चीज़ पर आप चल रहे हैं या रोड अगर है, तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। तो वहाँ का जो रेगिस्तानी बालू है, चट्टानें हैं, उनकी वजह से तापमान एकदम से बढ़ जाता है और एकदम से वो रात को जब धूप नहीं होती, जब उस पर धूप नहीं पड़ती है, तो वो बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है। ठीक है, तो ये है इसके पीछे साइंस। हम देखते हैं यहाँ की वनस्पति जात एवं प्राणी जात क्या है। सहारा रेगिस्तान की वनस्पतियों में कैक्टस, खजूर के पेड़ और एकेशिया पाए जाते हैं। यहाँ कुछ कुछ स्थानों पर मरुद्यान खजूरों के पेड़ों से घिरे हरित द्वीप भी पाए जाते हैं। तो हम सब जानते हैं कि जो भी खजूर है, ये देखिए इस तरह से, ये सब यहीं से आता है। ठीक है, तो खजूर है, और जैसे मैंने बताया कि पानी नहीं होने से यहाँ बड़े पत्ती वाले जो होते हैं पेड़ पौधे नहीं पाए जाते हैं। यहाँ कटीली झाड़ियाँ हो जाती हैं। कटीली झाड़ियों में एक है कैक्टस। तो इस तरह के जो झाड़ और इस तरह के नागफनी, इस तरह की चीज़ें हैं, ये ऐसे रेगिस्तानों में बहुत फलती फूलती हैं। और जहाँ भी थोड़ा बहुत पानी है तो वहाँ क्या हो जाते हैं, मरुद्यान जो है खजूरों के पेड़ों से घिर जाते हैं। तो वैसे वैसे द्वीप भी आपको ये देखिए, ये है मरुद्यान। उद्यान यानी बाग टाइप से आप कह सकते हैं, बगीचा। तो थोड़ा बहुत भी पानी होता है तो इस तरह की वनस्पतियों के उगने का मौका मिल जाता है। ठीक है, और अगर हम बात करें प्राणियों की, क्या पशु रहते हैं वहाँ, उनमें रहते हैं ऊँट। हम सभी जानते हैं, इसे रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि उनके शरीर की बनावट ऐसी होती है कि वो रेगिस्तान में आराम से, और इतने ऊंचे होते हैं कि वो आराम से वहाँ चल पाते हैं और सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुँचा पाते हैं। ठीक है, ऊँट है, लगड़बग्घा भी होता है, सियार होता है, लोमड़ी, बिच्छू, सांप की विभिन्न जातियाँ और छिपकलियाँ यहाँ के प्रमुख जीव जंतु हैं। तो यहाँ आपको कोई बाकी चीज़ें नहीं, हाथी, घोड़ा, ये सब नहीं मिलेंगे, बल्कि इस तरह के जीव जंतु मिलेंगे जो इस एटमॉस्फेयर में अपने आप को ढाल सके और जीवित रह पाए। ठीक है, तो कुछ इनमें से रेप्टाइल्स भी हैं, सरीसृप, और कुछ इस तरह के जानवर हैं, ऊँट, लगड़बग्घा, सियार। ठीक है, देखते हैं क्या आप जानते हैं। वैज्ञानिकों को तो यहाँ से मछलियों के कंकाल भी मिले हैं। आपके अनुसार ये क्या हो सकते हैं? ये यहाँ पर लिखा है।
तो मछलियों के कंकाल जैसा ऊपर इन्होंने बताया कि हमेशा से ही रेगिस्तान नहीं था, यहाँ पर कहीं पानी भी था और धीरे धीरे जो जलवायु परिवर्तन हुआ फिर ये स्थान रेगिस्तान बना। तो इस वजह से शायद वो मछलियाँ कहीं नीचे दब गई होंगी और इससे उनके कंकाल अभी भी वहाँ स्थित हैं। लेकिन अब तो रेगिस्तान में मछलियाँ होने का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि जहाँ पानी नहीं है वहाँ मछली कैसे रहेगी। फिर हम देखते हैं लोग लोग किस तरह से अपना जीवन यापन करते हैं, ये देखते हैं। सहारा रेगिस्तान की कष्टकारी जलवायु में विभिन्न समुदायों के लोग भी निवास करते हैं, जो भिन्न भिन्न क्रियाकलापों में भाग लेते हैं। इसमें बेदुइन और तुआरेग भी शामिल हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कीजिए या फिर कहीं नोट कीजिए अपने नोटबुक। उसमें चलवासी जनजाति वाले ये लोग बकरी, भेड़, ऊंट, घोड़े जैसे पशुधन को पालते हैं। इन पशुओं से इनको दूध मिलता है। इनकी खाल से ये पेटी, जूते, पानी की बोतल बनाने के लिए चमड़ा प्राप्त करते हैं तथा पशुओं के बालों का उपयोग चटाई, कालीन, कपड़े, कंबल बनाने के लिए होता है। धूल भरी आंधियों और गर्म वायु से बचने के लिए ये लोग भारी वस्त्र पहनते हैं। देखिए इतने गर्म में भी ये भारी वस्त्र पहनते हैं, क्योंकि बहुत ही आंधी वगैरह चलती है और इतना गर्म होता है कि हल्का वस्त्र पहनेंगे तो वो धूप आपके बिल्कुल शरीर के अंदर तक आपको जला देगी। तो भारी वस्त्र पहनना इनकी मजबूरी है। सहारा में मरुद्यान मिस्र में नील घाटी लोगों को निवास में मदद करती है। जो सहारा है वहीं उसी एरिया में है मिस्र, तो वहाँ नील घाटी के जो लोग हैं उनके निवास में मदद करती है मरुद्यान। मरुद्यान क्या है, यहाँ थोड़े बहुत वनस्पति इस तरह से देखने को हमें मिलती है। ठीक है, यहाँ जल की उपलब्धता होती है। यहाँ इसलिए यहाँ लोग खजूर के पेड़ उगाते हैं। यहाँ चावल, गेहूँ, जौ, सेम जैसी फसलें भी उगाई जाती हैं। मिस्र में उगाई जाने वाली कपास पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। देखिए बच्चों, कोई जगह जो होती है कुछ खास फसलों के लिए क्या होती है, फेमस होती है, क्योंकि वहाँ की मिट्टी, वहाँ का आबो हवा, वहाँ का पानी उस फसल को उगने में, उसकी अच्छी क्वालिटी होने में क्या करता है, मदद करता है। तो इसलिए यहाँ भी सहारा रेगिस्तान में या फिर कोई रेगिस्तानी जो इलाका है वहाँ इस तरह की वनस्पति पाई जाती है। और जो कपास है मिस्र में उगाई जाती है वो तो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं। तेल की खोज संपूर्ण विश्व में अत्यधिक मांग वाले इस उत्पाद का अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र में होने के कारण सहारा रेगिस्तान में तेज़ी से परिवर्तन हो रहा है। देखिए जो तेल है, तेल चाहे वो पेट्रोलिंग पदार्थ वाला हो या कैसा हो, तो जो मतलब निकाला जाता है ज़मीन से, उसके वजह से जो यहाँ से निकाला जाता है इन देशों से, इस वजह से उनके पास क्या हो गया है, उनकी अर्थव्यवस्था काफ़ी सही हो गई है। तो अब यहाँ की जो स्थिति है वो परिवर्तन हो रहा है। इस क्षेत्र में प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण खनिजों में लोहा है, फास्फोरस है, मैग्नीज है, यूरेनियम है। तो ये भी तत्व जो होते हैं ये यहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इनको निष्कर्षित किया जाता है, यानी निकाला जाता है। सहारा की सांस्कृतिक जीवन शैली में ही परिवर्तन आ रहा है। आज यहाँ मस्जिदों में ऊंचे कांच की खिड़कियों वाले भवन तथा ऊँटों के प्राचीन मार्ग के स्थान पर सुपर महामार्ग बन गए हैं। नमक के व्यापार में ऊँटों का स्थान ट्रक ले रहे हैं। तुआरेग लोग जो यहाँ रहते हैं विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शक का काम कर रहे हैं। आज अनेक चलवासी जनजाति के लोग शहरी जीवन की ओर जा रहे हैं, जहाँ वे तेल और गैस के कार्यों में नौकरी ढूंढते हैं। तो जब अर्थव्यवस्था सही हुई तो यहाँ की हालत भी सही हुई। अब लोग बाहर जाकर भी नौकरी ढूंढ रहे हैं। इसको देखते हैं। क्या आप जानते हैं, जब रेत को पवन उड़ा ले जाती है तो वहाँ गर्त बन जाता है। जहाँ गर्त में भूमिगत जल सतह पर आ जाता है वहाँ मरुद्यान बनते हैं। ये क्षेत्र उपजाऊ होते हैं, लोग इनके आसपास निवास करते हैं। खजूर के पेड़, अन्य फसलें वो यहाँ उगाते हैं, क्योंकि पानी है और कोई भी फसल को उगाने के लिए आपको पानी चाहिए। और जहाँ पानी होगा वहीं इंसान भी होगा, वहीं वो खेती बाड़ी भी करेगा या इस तरह के बाग बगीचे उगाएगा। यह मरुद्यान, मरुद्यानी मरुस्थल कहते हैं जिसको, तो वहाँ के उद्यानों को मरुद्यान कहा जा रहा है। ठीक है, असामान्य रूप से बड़ा भी हो सकता है। मोरक्को में टेफिलालेट मरुद्यान ऐसा ही एक विशाल मरुद्यान है जो 13,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। तो होता क्या है कि जब आसपास जो मिट्टी होती है वो इधर की जो रेत उड़ा ली जाती है और भूमि के बहुत नीचे जो होता है वो भूमि का जल ऊपर आ जाता है, तो इस तरह से वहाँ पर इस तरह से मरुद्यान बन जाते हैं। वहाँ की जो मिट्टी होती है वो नम नम हो जाती है, नीचे से पानी उसे जल्दी मिल जाता है, तो वहाँ उद्यान हो जाते हैं। या कहीं पानी भी सतह पर आ जाता है। ठीक है, तो आज हम इसके पहले भाग में इतना ही पढ़ेंगे। दूसरे भाग को हम इसके बाद कवर करेंगे। तो बने रहिए इस चैनल के साथ और देखते रहिए इस वीडियो को। धन्यवाद।